इज़राइल एक ऐसा देश है जिसका ये मानना है कि तुम हमारे अगर एक को मारोगे तो हम तुम्हारे 10 मारेंगे। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया। इसके पीछे इजराइल का क्या उद्देश्य था? कीपिंग द एनिमी इन द बड। कोई चीज जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है उसको शुरुआत होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए। यानी कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई भी पड़ोसी देश जिनका लैंड बॉर्डर्स मिलते हैं वो कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। सेफ्टी हमारे लोगों की और हमारे देश की सर्वोपरि है, पैरामाउंट है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मानो या ना मानो, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ऊपर यूएस का कंट्रोल बहुत हद तक ज्यादा बढ़ चुका है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो अमेरिका के हाथ में है। वो चाहे तो अपना न्यूक्लियर वेपन बिना यूएस की जानकारी के किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेंगे कैसे? कैपेबिलिटी नहीं है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 तारीख को पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया अचंभित थी और इस शोक में डूबी थी कि बोइंग 787 का जो हादसा हुआ था, और तभी एक खबर निकल कर आई कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब इजराइल ने किस तरीके से 200 एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर भेजे और वो अपने टारगेटों को हिट किया चुन चुनकर, और बड़ी बखूबी से सुरक्षित अपने घर वापस आए। और वहां पर उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना प्रमुख को, वहां के टॉप साइंटिस्टों को और न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद किया। इस सब घटनाक्रम पर आज एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल सिंह जी, जो भारतीय वायुसेना में सभी तरीके के एटमॉस्फेयर में, लोकेशन में उन्होंने सर्विस दी है। 6000 घंटे का फ्लाइंग करने का एक्सपीरियंस है, एविएशन एक्सपर्ट। और आज हम सबसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इसका एक सटीक एनालिसिस। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज आप इसके बारे में प्रकाश डालें कि ये आखिर इजराइल ने इस तरीके का जो प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, इसके पीछे का कारण क्या है? नमस्कार साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे फिर मिलने का मौका मिल रहा है, और वो भी एक ऐसे टॉपिक से जो बहुत इम्पोर्टेंट है और अहम है। बाकी सारे चैनल में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। हम आज अपनी इस चर्चा में इस बात का जिक्र कम करेंगे कि कहाँ पे गए और कैसे हुआ। हम इस चीज का जिक्र करेंगे कि ये इन्होंने क्यों किया, इसे करने से इजराइल को क्या फायदा है और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। सर, आप इस पे थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं कि इजराइल इतना 1600 किलोमीटर अंदर जाके उसने स्ट्राइक किया, इस सब के पीछे क्या उन देशों को या ईरान को पता नहीं चल पाया? ऐसा क्या टेक्निक थी, ऐसा उसने ये कैसे संभव हो पाया? देखो, इजराइल एक ऐसा देश है जिसका ये मानना है कि तुम हमारे अगर एक को मारोगे तो हम तुम्हारे 10 मारेंगे, और उसके लिए अपने लोगों की रक्षा करना, अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो किसी भी देश के साथ लड़ सकता है, किसी भी प्रांत, किसी भी जाति के साथ लड़ सकता है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस जहां पे खतरे में आता है वो किसी की नहीं देखता। तो इसी को देखते हुए मैं थोड़ा आपका इसकी बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि ये हुआ कैसे। जैसे कि हम देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल का लोकेशन ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, और ये पूरा मिडिल ईस्ट है। ये है इजराइल का लोकेशन। आपने देखा कि इजराइल घिरा हुआ है सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान और इधर की तरफ इजिप्ट और सऊदी अरब। इजराइल जो है एक यहूदियों का देश है। यहूदी जो कि ये इनका रिलीजियस सिंबल है, और ये तकरीबन धर्म है जो करीब 4000 साल पुराना है। इसी धर्म में से, क्योंकि सेम मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी बनी जो कि करीब 2000 साल पुराना धर्म है।
और उसी धर्म से आगे चल के बना इस्लाम, जी जो कि करीब 1400 साल तकरीबन पुराना धर्म है। लेकिन जो सोचने वाली चीज है जी वो ये है, सबसे पुराना धर्म, यहूदी, लेकिन 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये इम्पोर्टेंट है। उसमें से बना दूसरे धर्म के मानने वाले, ये करीब 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन पॉपुलेशन जी। है। और ये जो कि तकरीबन 24% है वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। जी अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इजराइल दुनिया में 1%, ज्यादातर यहूदी कहाँ पे मौजूद हैं? इजराइल में। जी बाकी मुस्लिम करीब 50 से ज्यादा देश हैं, और क्रिश्चियंस के भी बहुत ज्यादा देश हैं। तो कंसंट्रेशन किसी भी एक रिलीजन का देखेंगे तो सबसे ज्यादा वो यहूदियों का इजराइल में है जी। तो इनकी एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा है, अस्तित्व की लड़ाई है जी। ये आपने देखा कि इजराइल एक छोटा सा देश है और चारों तरफ से बाकी के कंट्रीज के साथ घिरा हुआ है, जो कि हॉस्टाइल कंट्रीज है। अगर आप इजराइल का इतिहास देखेंगे तो यौम किपुर वॉर जब हुआ था जी। वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इन कंट्रीज ने मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया था जी। तो एक तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2023 में जब ये सब लोग अपना नॉर्मल एक्टिविटी इनके यहाँ चल रही थी तो हिजबुल्लाह ने एरियल मींस के थ्रू लैंड करके इनके ऊपर अटैक कर दिया गया। तो वहां पे इनका टोटल सिक्योरिटी और वो सब फेल हुआ था। जैसा कि हम देखते हैं कि दुनिया में करीब 9 देश हैं जो न्यूक्लियर केपेबल है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। उसके बाद प्लेयर्स हैं इजराइल, इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। जी। रशिया पिछले 2 साल से ज्यादा हो गया यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड अभी तक नहीं आया। इंडिया, पाकिस्तान, वहां भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड अभी तक नहीं आया है और मेरा ये मानना है कि वो उसको आना भी मुश्किल है। उसके बाद बचा चाइना, वो किसी के साथ लड़ाई में नहीं है। नॉर्थ कोरिया वो अपने आप में अलग थलग है। जी। अब अगर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पूरी कंट्री में कहीं आ सकता है तो उसके सबसे बड़े चांसेस हैं अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन कौन चला सकता है? या तो पाकिस्तान जी, या जो ईरान, जो तैयारी कर रहा है जी। सन 82 में, 80 और 82 के दशक में इराक ने भी तैयारी करी थी जी। तो उनके रिएक्टर्स को वहीं पे ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। ईरान का एनरिचमेंट प्रोग्राम जो पहले स्टार्ट हुआ था, जिन दर्शकों को याद होगा, उन्होंने stux.net एक वायरस निकाला था जिससे उनके जितने भी सेंट्रीफ्यूग्स थे जहां पे एनरिचमेंट हो रहा था सर, उन सबको खराब कर दिया था, जिससे उनका पूरा प्रोग्राम जो है वो पीछे चला गया था। और एक अंदेशा है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान के हैं उनको इजराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? मानो या ना मानो, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ऊपर यूएस का कंट्रोल बहुत हद तक ज्यादा बढ़ चुका है। एक होता है न्यूक्लियर वेपन रखना, एक होता है न्यूक्लियर वेपन का डिलीवरी सिस्टम जी। आप साइकिल पे लेके तो फोड़ने जाओगे नहीं। तो न्यूक्लियर वेपन के कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट, क्योंकि अमेरिकन डिजाइन है जी, वो अमेरिकन के पास है, तो वहां की जो कंट्रोल है अगर सीधे सीधे कहा जाए तो अमेरिका के हाथ में है। वो चाहे तो अपना न्यूक्लियर वेपन बिना यूएस की जानकारी के किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेंगे कैसे? कैपेबिलिटी नहीं है, कंट्रोल है, और कुछ जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो उनके पास उसके पास है। जहाज से लेके जाओगे, F-16 में लेके जाओगे, F-16 कौन कंट्रोल कर रहा है? यूएसए।
उसमें आप टैक्टिकल वेपन ले जा सकते जी। हो। आपको बड़े वेपन्स ले जाने के लिए डिलीवरी सिस्टम चाहिए, उसके भी क्रिटिकल कंपोनेंट उन्होंने कंट्रोल में किए हुए। जी। ठीक है, तो ये एक। और दूसरा क्या है, पाकिस्तान की जो आवाम है उसने भी ये रियलाइज कर लिया है कि कश्मीर तो इंडिया का है। हमें यहाँ की मिलिट्री ने बिगर बात बरगला के ये कह रखा था कि हम मिलिट्री में खर्च करेंगे और अपना कश्मीर जो है वापस लेके आ जाएंगे, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में क्लियर हो गया है कि ना तो पाकिस्तान का कश्मीर कभी था और ना ही उसमें ये कैपेबिलिटी है उसको वापस लेने की। पाकिस्तान के साथ जो भी लोग हैं वहां पे भुखमरी है, और कश्मीर वाले पाकिस्तान का साथ देने में दो बार सोचेंगे कि पहले ये अपने लोगों को ही नहीं रोटी दे पा रहा है तो हाँ, तो हमारा देने का तो कोई मतलब ही नहीं। वो वाला एंगल तो बिल्कुल निकल गया। वो भी सोचेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है कि कहीं आगे चल के वो Correct. उनका भी इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल वही करेगा, जी। क्योंकि उसके पास खुद भी ना तो पैसा है, कुछ ना लोगों को डेवलपमेंट दे सकता है, और ना ही जो लोगों का जिंदगी का जो स्तर है उसको बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की लीडरशिप और वहां की मिलिट्री अभी तक वहां की आवाम को बेवकूफ बनाते बेवकूफ बनाई जा रही है, और जो कि अब सबको पता चल गया। चल चुका है। अच्छा, इसमें जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था सर। तो चाइना कहाँ पे था? नहीं था, कहीं नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेन प्लेयर्स कौन थे? हमें ये फ्रांस था, जर्मनी था, यूके था। जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गए। कौन उभर के आया? अमेरिका। ठीक है, आज की तारीख में चाइना ने कोई डायरेक्ट लड़ाई लड़ी है? नहीं, कोई नहीं लड़ी। इकोनॉमिक सुपर पावर कौन निकल के आ रहा है? चाइना जी। तो जहां तक ये इकोनॉमिक सुपर पावर और इसकी बातें हैं, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो लड़ाइयां हैं, सन 80 के दशक में ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी, जिसने इस एरिया के डायनेमिक्स को बदल के रख दिया था। तकरीबन लड़ाई 8 साल चली थी। दोनों तरफ अमेरिकन हथियार भी थे और रशियन हथियार भी थे। दोनों पावरों ने अपने दोनों पावर लड़ने को तैयार थे। और मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा यह था कि इस वाले इलाके में जो कि पहले बहुत गरीबी थी और इरिगेशन के साधन कम थे जी। जब यहाँ पे तेल निकला करीब 50 के दशक में, फिर अमेरिकन कंपनीज आई जिन्होंने अपना वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब कंपनीज बड़ी हो गई तो ईरान और इराक में सद्दाम हुसैन ने बोला था कि बीच में ईरान और इराक के बीच में एक रिवर है जो समुद्र में जाके मिलती है। इंटरनेशनल ट्रीटी होती है कि इस अगर बाउंड्री अगर रिवर है तो एक पोर्शन इस कंट्री का है, दूसरा पोर्शन उस कंट्री का, दूसरी कंट्री का। उसने बोला कि नहीं, जो दूसरी तरफ का जो ईरान की तरफ का भी पोर्शन है वो भी मेरा ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर उनकी लड़ाई हुई। फाइनली पैसा था तेल का, वो उसको हजम नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपना ये लड़ाई शुरू कर दी। जब शुरुआत हुई तो पहले ब्रिटेन की सारी कॉलोनीज बनी, जिन्होंने सब जगह कॉलोनीज को बनाया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने इंजन्स बनाए, स्टीम इंजन्स बनाए, फैक्ट्रीज बनी, और मैनुअल लेबर की बजाय उनकी फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब स्टीम इंजन बन गए तो फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही डीजल की जरूरत पड़ी, पेट्रोल की जरूरत पड़ी। तो डीजल और पेट्रोल कहाँ से आया? मिडिल ईस्ट में आया। मिलने को तो वो यूरोप में भी निकला था, अमेरिका में भी निकला था, रशिया में भी निकला था, लेकिन किसी एक जगह पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो रिच सोर्स थे और जहां से इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सके वो आपका मिडिल ईस्ट में था। तो वहां से तेल स्टार्ट हो गया। अब तेल के बाद डीजल आया तो डीजल लोकोमोटिव्स आ गए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए। अब इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद अब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी आपको डीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या न्यूक्लियर। अभी फ्यूचर जो है बैटरी का है, बैटरीज का, क्योंकि हमारे सारे डिजिटल सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट से लेके
आपके मोबाइल फोन से लेके कार, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल कम होता जा रहा है। जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी से बनती जा रही है, लेकिन कोई चीज मोबाइल है उसको किस चीज में जरूरत पड़ेगी? उसको रिक्वायर बैटरी, क्योंकि सबसे हाई डेंसिटी बैटरी एज ऑफ नाउ लिथियम आयन की मिलती है। पहले सारी लड़ाई जो है इधर की तरफ केंद्रित रही। जी क्यों? क्योंकि यहाँ पे तेल था, अब तेल खत्म हो गया, अब लड़ाई है पावर की, लिथियम चाहिए। जी लिथियम आपको कहाँ मिलेगा? या तो अफ्रीकन कंट्रीज में, या लिथियम का सबसे बड़ा सोर्स है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अमेरिकन कहाँ बैठे हुए हैं? वो अमेरिका तो अब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से निकल गए। जी एक दूसरी और चीज है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो कोई भी पड़ोसी देश जिनका लैंड बॉर्डर्स मिलते हैं वो कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, ये आपका ब्रिटेन, आयरलैंड, जन्म जन्मांतर की दुश्मनी, ईरान, इराक, इजराइल, इसके आसपास में जॉर्डन, इजिप्ट, जी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, ठीक है, इंडिया, चाइना और ताइवान। तो जो जिन कंट्रीज के बॉर्डर मिलते हैं वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ये हिस्ट्री बताती है। हिस्ट्री क्या, ये तो आप अपने गांव देहात से भी देख लीजिए, पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होते ही नहीं, ज्यादातर उन्हीं के साथ में कुछ ना कुछ विवाद रहता ही है। जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा खतरा जो है आज की तारीख में इजराइल को न्यूक्लियर वेपन्स से है, और वो भी ईरान का जो इनरिचमेंट कर रहा है। जी क्योंकि अगर आपको न्यूक्लियर वेपन चलाना है तो वो उसको डर्टी बॉम्ब भी बना के भेज देंगे। दे विल नॉट वेट फॉर द बेस्ट न्यूक्लियर वेपन टू बी रेडी। जो डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो भी उसको बना के वाइसल के अंदर रख के वो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल का, इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा होगी, और इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? इसका भारत के ऊपर सबसे बड़ा असर ये पड़ने वाला है कि जो लड़ाई का जो सेंटर है जी वो यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट होगा अफगानिस्तान की तरफ। तो ये केंद्र धीरे धीरे इंडिया के बॉर्डर की तरफ आता है। इंडिया के बॉर्डर की तरफ आ रहा है, जी अभी नहीं, इन द टाइम्स टू कम। क्योंकि जहां आपका इंटरेस्ट है वहीं पे सब लोग, एक हिंदी में कहावत है कि जहां गुड़ होता है मक्खियां वहीं जाती हैं। तो वो जो बैटरी का है, लिथियम की जो सबसे सोर्स है वहां पे है। अमेरिकन भी गए थे अफगानिस्तान में, लेकिन लिथियम ऐसा तो है नहीं कि गड्ढा खोदो और निकाल के ले आओ। जी अगर आप 500 किलो खनिज पदार्थ निकालोगे तो उसमें से मुश्किल से 8 या 10 ग्राम आपको लिथियम मिलता है, मिलेगा। उस इतने वॉल्यूम्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? तो उसके लिए शिप कर सकते हो या बाय ट्रेन कर सकते हो, बाय रोड तो आप ला नहीं सकते। तो अफगानिस्तान, चाइना, इन द लॉन्ग टर्म द रेलवे लाइन और उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिथियम, सो दैट अगर आपने पावर सोर्स कंट्रोल कर ली तो देन यू कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। जी, तो सारी लड़ाई पावर सोर्सेस की है। ये यहाँ का फ्यूल या ऑयल जो है वो लिमिटेड है। पहले तो 20 साल पहले खत्म होने वाला था, अभी बोल रहा है कि भाई 20-30 साल शायद और चल जाएगा, लेकिन वो फाइनाइट है। धीरे धीरे वर्ल्ड ओवर सारे के सारे कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं पावर जनरेशन के लिए, या ऑल्टरनेट मीन सोलर एनर्जी पे आ रहे हैं। लेकिन रात में अगर बिजली नहीं आएगी तो यू रिक्वायर बैटरीज जी, और बैटरीज कहाँ से आएंगी? लिथियम जहाँ का सोर्स होगा वहां से आएंगी। तो ये सारा का सारा पावर सोर्स जो है उधर की तरफ शिफ्ट करें। तो यहाँ सारे बड़े प्लेयरों की जो नजर है वो पावर सोर्स पर है जी, और उसी को करने के लिए, कुछ ध्यान भटकाने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज जो है वो होती रहती है। तो सर ये बताइए कि जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, उनको डिस्ट्रॉय किया,
तो यहाँ से कोई रेडिएशन का किसी और तरीके का कोई खतरा है? ये कैसे साइट को सेलेक्ट करते हैं, कैसे पिन पॉइंट तक पहुंचे, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर स्ट्राइक जो आती है, न्यूक्लियर वॉरफेयर का बेसिक पहला जो फंडा होता है वो ये होता है कि आपने अगर हमें मारा तो हम आपको अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक से आपको खत्म कर देंगे। उसके लिए आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको खत्म कर दिया तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए जिससे कि आप उसको बर्बाद कर सकें। इस केस में क्या है, अभी ईरान एनरिचमेंट करने में लगा हुआ है जी। तो एनरिचमेंट यूरेनियम का करने के लिए बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं जो कि जनरली 4 से 5 मीटर की हाइट होती है जी। और बहुत हाई स्पीड पे घूमते हैं और बहुत सारे सेंट्रीफ्यूग्स की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए। तो हर जगह पे एनरिचमेंट के अलग अलग प्लांट्स होते हैं और उसके साथ साथ इनके कमांड एंड कंट्रोल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो है जहां बन रहा है जी। एक है जहां से कंट्रोल किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है टारगेट जहां से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि इस कंट्रोल में वो क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, वो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जहां पे की सारी चीजों की एक्टिविटी हो रही है। तो पहला तो उन्होंने नतांज में जो है वहां पे मारा है जहां पे इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप जो कंट्रोलर्स जो। उसके बाद दूसरा आता है जो इनकी डिलीवरी मैकेनिज्म है जी, कि वो कैसे डिलीवर कर पाएंगे। सारे जहाज तो कैपेबल नहीं होते, सारी मिसाइल्स भी कैपेबल नहीं होती। मिसाइल आपकी किस साइलोज में रखी हुई है उसको खत्म किया जाता है। और तीसरा जो है जो उनके पावर प्लांट्स होते हैं जहां से आपको उन सप्लाई को बिजली दी जाती है, क्योंकि ये 24 घंटे काम करते हैं। तो बिजली सप्लाई के जो पावर सेंटर्स हैं उनको खत्म किया जाता है। तो ये सारे इन्होंने टारगेट किए हैं जी, या ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर पाए, ना ही डर्टी वेपन तैयार कर पाए। जी। इजराइल ने जो ये हमला किया है ईरान के ऊपर, वो हमला है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और ऐसे इतिहास में 3-4 वाक़ये पहले हो चुके हैं जिसमें ये लोग सोते हुए रह गए थे और इनके ऊपर अटैक कर दिया गया था। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा यम किपुर वॉर जी, और 2023 में जब इनकी फैमिलीज और बच्चों को पकड़ के ले गए थे। और तीसरा अब जो इनके न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी। तो इनका ये मानना है सेफ्टी हमारे लोगों की और हमारे देश की सर्वोपरि है, पैरामाउंट है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, इजराइल के 200 एयरक्राफ्ट ईरान में जाकर अटैक करते और वापस आ जाते हैं और कोई भी क्षति नहीं होती, इससे क्या संदेश जाता है? देखो, जब भी किसी कंट्री में आपको जाना है सबसे पहले आपको जो एयर डिफेंस है उसको न्यूट्रलाइज करना है। पहले एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करो सो दैट नीचे से आपकी जो प्रोहिबिटिव इंटरफेरेंस होगी वो खत्म हो जाती है। और वो खत्म होने के बाद आप जो छोटे वेपन्स रह गए उनके एनवलप से ऊपर जाइए, रिलीज योर वेपन्स एंड कम बैक। तो साथियों, ये था सटीक एनालिसिस जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया उसके संदर्भ में, और ये एनालिसिस किया है ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल सिंह जी ने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को एक्चुअल में जो लड़ाई के पीछे का मकसद था वो समझाने की कोशिश की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।